हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपका स्वागत है कॉन्सेप्चुअल नीट सीरीज़ के इस नए वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ठीक है दोस्तों, तो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ठीक है दोस्तों, फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो देखिए दोस्तों, ये एटीपी दो तरीके से बन सकता है। ठीक है, एक होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है दोस्तों, देखिए फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होगा कि हम लोग लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि आपको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है दोस्तों, और एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसमें क्या करेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन का इस्तेमाल करते हुए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से निकले हुए एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एटीपी बनाएंगे, उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है दोस्तों, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब क्लोरोप्लास्ट में। तो देखिए दोस्तों, हम लोग एटीपी जब बनाते हैं तो उसके लिए एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, एक होता है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग आगे देखते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये देखते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है कि जब लाइट एनर्जी जब फोटो सिस्टम सेकेंड पे आता है, जब फोटो सिस्टम सेकेंड पे क्या होता है, लाइट एनर्जी आकर के लाइट का रे आकर के फोटो सिस्टम सेकेंड पे क्या होता है, जब टकराता है। ठीक है ना, तो क्या होता है दोस्तों, फोटो सिस्टम सेकेंड में क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या होता है, वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है किसका, मैग्नीशियम का। तो दोस्तों क्या होगा, जब ये लाइट आकर के फोटो सिस्टम सेकेंड से टकराएगा तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। देखिए दोस्तों, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हैं कि एटम के अंदर क्या होता है, एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, उसके ऑर्बिट में चक्कर काट रहा होता है। ठीक है दोस्तों, तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक खास एनर्जी का फोटोन देते हैं, तो अगर उस इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है, अगर उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी इतना आ जाए कि वो दो ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी अगर वो ऑब्जर्व कर लेता है तो वो जंप मारता है। ठीक है, वो जंप कर जाता है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा, जब फोटो सिस्टम सेकेंड को एनर्जी मिलेगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेकर के जंप करेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ना, तो ऊपर बैठा हुआ है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो उसको पकड़ लेगा। ठीक है, अब पकड़ने के बाद क्या करेगा, वो आगे भेजेगा, लेकिन आगे कैसे भेजेगा, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब एनर्जी को घटाते हुए आगे भेजेगा। इसको एनसीईआरटी लिखता है डाउनहिल प्रोसेस, यानी कि इसमें क्या होगा, जब ही इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद जब इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो उसका एनर्जी क्या होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसका एनर्जी घटते जाएगा, जिसको क्या बोल रहा है एनसीईआरटी, डाउनहिल प्रोसेस बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें क्या होगा, जब फोटो सिस्टम सेकेंड के पास लाइट आएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला फोटो सिस्टम सेकेंड से। ठीक है दोस्तों, और ये पहला बार किसके पास जाता है, ये फियोफाइटिन के पास जाता है फर्स्ट टाइम, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, पीएस सेकेंड में, फोटो सिस्टम सेकेंड में वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है आपको फियोफाइटिन। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या होता है, फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर करता है किसके पास, ये करता है प्लास्टोक्विनोन के पास करता है, ठीक है दोस्तों। अब प्लास्टोक्विनोन क्या करता है, आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है साइटोक्रोम B6 के पास। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाता है आपको साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है यहाँ पर कि जब साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो यहाँ पर वो क्या होता है, एक ADP और इनोडिन फॉस्फेट से एक ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, आगे क्या होता है कि साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से जब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, प्लास्टोसाइनिन के पास जाता है। ठीक है दोस्तों, और जब प्लास्टोसाइनिन से कहाँ आता है इलेक्ट्रॉन, प्लास्टोसाइनिन के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है फोटो सिस्टम 1 के पास। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों क्या होता है, जब PS1 के पास, फोटो सिस्टम 1 के पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर देखिए यहाँ पर आते आते उसका एनर्जी पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तब उसके बाद क्या होता है, PS1 के पास जब इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या करेगा, PS1 फिर से क्या करेगा, वो लेगा सनलाइट लेगा। ठीक है दोस्तों, सनलाइट लेगा, अब उसके बाद क्या करेगा, ये सनलाइट जब लेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ गया फिर से। ठीक है, तो फिर से एक्साइट होगा। ठीक है, ये एक्साइट होकर किसके पास जाएगा, वो एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, ये FeS यानी कि आयरन रिड्यूसिंग सल्फर के पास जाएगा, जो कि PS फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यानी कि फर्स्ट टाइम क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा PS फर्स्ट का। ठीक है दोस्तों, आयरन रिड्यूसिंग सल्फर। फिर उसके बाद क्या होगा,
FeS किसके पास भेजेगा, फेरोडोक्सिन के पास भेजेगा, वो इलेक्ट्रॉन भेज देगा। फिर क्या होगा दोस्तों, जब फेरोडोक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या करेगा, वो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा NADP+ के पास, ठीक है। तो NADP+ क्या करेगा दोस्तों, वो H+ को पकड़ेगा यानी कि प्रोटॉन को पकड़ेगा, साथ में इलेक्ट्रॉन को पकड़ के वो NADPH2 बना देगा, ठीक है दोस्तों। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, वो NADP+ इलेक्ट्रॉन ले लिया और उसे क्या बना दिया, NADPH2 बना दिया। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम NADP रिडक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या करता है, NADP+ प्रोटॉन को पकड़ करके क्या बना देता है, NADPH2। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लगातार ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को pH सेकंड से निकालते रहें तो क्या होगा कि pH सेकंड के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस कमी को पूरा करने के लिए एक प्रोसेस होता है, ठीक है। वो प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या होगा, pH सेकंड के पास क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोलेंगे, क्योंकि ये सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा, ठीक है दोस्तों। तो जब वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तो क्या बनेगा, एक ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन बनेगा और साथ में प्रोटॉन बनेगा, ठीक है दोस्तों, और साथ में इलेक्ट्रॉन भी निकलता है। तो देखिए दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन निकला तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन pH सेकंड को दे देगा, जिससे कि इसका इलेक्ट्रॉन का कमी पूरा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये क्या है, नॉन साइक्लिक फोस्फोरिलेशन, क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन वापस लौट के नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का हम लोग इस्तेमाल कर ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये जो नॉन साइक्लिक फोस्फोरिलेशन है, इसमें क्या क्या बन रहा है, इसमें बन रहा है ATP भी बन रहा है और साथ में NADPH2 भी बन रहा है, ठीक है दोस्तों। तो नॉन साइक्लिक फोस्फोरिलेशन में क्या होता है, ATP भी बनता है और NADPH2 भी बनता है और साथ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन भी बनता है, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम देखें कि साइक्लिक फोस्फोरिलेशन में क्या होता है, तो देखिए दोस्तों साइक्लिक फोस्फोरिलेशन में क्या होता है कि pH1 से इलेक्ट्रॉन निकलता है और किसके पास जाता है, FeS के पास, यानी कि आयरन रिड्यूसिंग सल्फर के पास जाता है। और ये क्या होता है, ये आगे फेरोडोक्सिन के पास नहीं जाएगा, ठीक है। ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा इलेक्ट्रॉन FeS से जाएगा, वो जाएगा प्लास्टोक्विनोन के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन। फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला FeS से प्लास्टोक्विनोन के पास गया, फिर उसके बाद जाता है वो साइटोक्रोम B6 के पास जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या जाता है, साइटोक्रोम B6 के बाद जाएगा वो साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा। फिर यहाँ पे एक ATP बन जाएगा ADP+ IP से, ठीक है दोस्तों। फिर क्या होगा, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास किसके पास जाएगा, प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा, फिर pH1 के पास जाएगा, फिर ये साइकिल में चलता रहेगा। तो यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग साइक्लिक फोस्फोरिलेशन कर रहे हैं तो सिर्फ ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर ना तो NADPH2 बनता है ना ही ऑक्सीजन बनता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों नॉन साइक्लिक फोस्फोरिलेशन में क्या होगा दोस्तों, ये बनेगा ऑक्सीजन बनता है, NADPH2 बनता है और साथ में ATP बनेगा। लेकिन साइक्लिक फोस्फोरिलेशन में क्या होगा, सिर्फ क्या बनेगा, आपको सिर्फ बनेगा ATP, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जब हम लोग नॉन साइक्लिक फोस्फोरिलेशन पढ़ते हैं तो क्या होता है देखिए दोस्तों, इसका कैरेक्टरिस्टिक शेप देखिए, नॉन साइक्लिक का जेड टाइप लग रहा है आपको, जब इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसपोर्ट होता है तो कैसा, ये जेड टाइप से बनाता है। इसलिए हम लोग नॉन साइक्लिक फोस्फोरिलेशन को जेड साइकिल, मतलब इसको जेड स्कीम भी बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।